सकते हैं कि ये भी आपका फीचर्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं वहां पर, लेकिन केवल एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्लास को ही नहीं करते हैं, जनरल जो प्रोग्राम है उसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लास के लिए कोई फीचर्स नहीं है। दिस इज द फीचर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम रिटन इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट। तो प्राइवेट एंड देन वी हैव ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्फीयर। तो राइट नाउ वट एवर फीचर्स वी आर डिस्कसिंग, दैट इज द फीचर्स रिलेटेड to the particular class, and whenever we are using a single class, जब सिंगल क्लास यूज करेंगे तो इसका जो रोल एंड स्कोप ऑफ द पर्टिकुलर विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल होगा। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्फीयर के लिए क्या है कि इट इज नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द क्लास, दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन है इन केस ऑफ सिंगल क्लास। तो सिंगल क्लास होगा तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्फीयर से रिलेटेड जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा that is treated as a private variable। तो जैसे प्राइवेट एक्सपायर के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो काम करता है, वैसे ही प्रोटेक्टेड भी काम करेगा जब सिंगल क्लास होगा। इसलिए दोनों में डिफरेंस यही है। अगर सिंगल क्लास यूज करते हैं तो दोनों में डिफरेंस यही है कि फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल अंडर प्रोटेक्टेड एक्सपायर वी नीड टू राइट द प्रोटेक्टेड एक्सपायर अंडर विच वी डिक्लेयर द वेरिएबल, but there is no need to place private access sphere whenever we want to declare the particular variable under private access sphere, because by default the member of the class is private member of that class। so that's why single class में ये private और protected same काम करेगा, because it supports inheritance, so it cannot participate in inheritance। so that is the difference in between private and protected। तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड वेदर बोथ आर सेम और इज देयर एनी डिफरेंस। तो बोथ आर सेम एंड बोथ आर गिविंग सेम ट्रीटमेंट टू द वेरिएबल व्हेनेवर देयर अ सिंगल क्लास। तो व्हेनेवर वी हैव अ सिंगल क्लास इन आवर प्रोग्राम देन बोथ प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट वर्क्स इन अ सेम मैनर। बट जैसे ही हमारा मोर देन वन क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट मीन्स मोर देन वन क्लास का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? इनहेरिटेंस से आता है। तो इनहेरिटेंस का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा तो योर प्राइवेट एक्सेस स्फीयर यानी कि द वेरिएबल और द एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर्ड अंडर प्राइवेट एक्सेस स्फीयर नेवर पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस, वेयर एज प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स यानी कि द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड अंडर प्रोटेक्टेड स्फीयर पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस, दैट्स व्हाई इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। तो इसलिए whenever we are handling number of classes, then in place of private sphere we just prefer to declare the variable under protected sphere, because what is the benefit whenever you are declaring the particular variable with protected sphere? कोई बताएंगे? और प्राइवेट करेंगे तब क्या होगा? सर प्राइवेट करने से जिसमें हम लोग यूज करेंगे उसी में एक्सेसिबल होगा, और सब पब्लिक करने से सारे में एक्सेसिबल होगा सर। प्राइवेट करेंगे तो हमको उसको एक्सेस करने के लिए आउटसाइड ऑफ द क्लास मेंबर फंक्शन पब्लिक में डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड करेंगे तो प्रोटेक्टेड के लिए देयर इज नो नीड टू इंक्लूड एनी मेंबर फंक्शन अंडर पब्लिक स्फीयर टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, because protected sphere become either private or protected member of the derived class। so in both manner we can use or access the protected access sphere variable in the user in the derived classes। तो derived class में हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं, derived class के मेंबर फंक्शन में डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, इसलिए there is no need to declare the particular variable under private access sphere whenever we have to handle number of classes। that means the whenever we have to implement reusability features in our program with the help of inheritance, then we prefer protected access sphere in place of private sphere। that is the reason behind using of protected access sphere during handling several classes। number of classes handle करने में हम इसीलिए इसको privilege देते हैं protected sphere को। तो from this you will get the concept कि why in inheritance number of times protected sphere is used to declare the variable in place of private sphere। that is the reason behind this।
कि whenever we have to handle several classes, so we just avoid to declare or access the particular variable within the base class. We just use that variable as per our requirement in the derived classes. तो derived classes में जैसा हमको requirement होगा उसके हिसाब से उस variable को use करेंगे जो base class जो है हमारा inherit जो derived class किसी base class से inherit हुआ है. Now next part is need to mention this sphere if any member of the class declared as protected. That is the particular अभी जो हम बोले कि private को need to mention the particular private sphere. लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड स्फीयर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्लेस प्रोटेक्टेड स्फीयर बिकॉज इट इज नॉट ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिटली जस्टिफाइड बाय द कंपाइलर. कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली नहीं समझेगा कि ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल एक्सेस फायर के अंदर आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है. तो जब भी प्रोटेक्टेड बनाना होगा तो प्रोटेक्टेड मेंशन करना होगा. And protected is the keyword. You already know that whenever you have to declare the particular variable under protected access file, then you have to use this keyword protected. तो protected access file आपको यूज करने के लिए ये कीवर्ड के रूप में यूज करना पड़ेगा और ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है विथ फ्रेंड फंक्शन एज लाइक प्राइवेट. जैसे प्राइवेट है वैसे ही प्रोटेक्टेड भी नॉट ओनली डायरेक्टली एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली एक्सेसिबल विथ फ्रेंड फंक्शन. बट आउटसाइड ऑफ द क्लास कब एक्सेस होगा? जब मोर देन वन क्लास होगा. Yes. वो जो फीचर्स है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का सेम है. ऐसा नहीं है कि जब इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये प्राइवेट के जैसा जो है आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो जाएगा, मतलब नहीं होगा. तो नहीं, जैसे प्राइवेट नहीं होगा ये भी नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा. तो आई थिंक कि दोनों एक्सेस फायर इज क्लियर टू यू. प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड स्फीयर दोनों में कोई कंफ्यूजन? नो सर. सर कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट रहा है यहाँ पर? सर हाँ सर यहाँ पैकेज का कॉन्सेप्ट है C++ में? नहीं, पैकेज नहीं है. तो सर फिर क्लास के साथ तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड यूज करने का कोई जरूरत नहीं है ना यहाँ पे? सिंगल क्लास के साथ नहीं है. क्लास के साथ नहीं, फिर बोलो. क्लास के साथ मतलब जैसे सर अगर हम मल्टी क्लास के साथ हम लोग यूज करते हैं ना, अदर प्रोग्रामिंग जावा में यूज करते हैं पब्लिक प्राइवेट ये सब. क्लास के साथ पब्लिक नहीं, वो जावा में यूज होगा. तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल पैकेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो होगा भी तो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस होंगे तो उससे तो कोई प्रॉब्लम. तो सर क्लास का भी कुछ स्कोप होता होगा ना सर? क्लास की एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगा, ऐसा कुछ? क्लास का स्कोप आपका विद इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा कहीं पर भी. अच्छा, ओके सर. जैसे क्लास इज जस्ट लाइक ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन. यस सर. उसका स्कोप थ्रूआउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होगा. क्लास को आप कहीं पर भी कोई भी डिराइव क्लास करने में कोई भी क्लास को यूज कर सकते हैं. यस सर. है ना, जब वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो. नाउ द थर्ड इज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेस फायर इज द पब्लिक एक्सेस फायर. पब्लिक एक्सेस फायर ऐसा एक्सेस फायर एज पर द नेम इज कंसर्न, इट इज पब्लिकली एक्सेसिबल. That means once you declared any variable or method or function under public access fire, then that variable and function is accessible outside of the class directly without any validation or without any checkpoint. बिना किसी validation के, बिना कोई constant के directly accessible हो जाएगा वो function. और as like protected sphere, it is also participating in inheritance. Inheritance में ये public भी आपका participate करता है. Public keyword is used for public. इससे ज्यादा इसका characteristics जानने का जरूरत नहीं है. एक ही characteristic काफी है इसका. पहला नंबर accessible outside of the class directly. दूसरा participate in inheritance. तो जब outside directly है तो participate तो करेगा inheritance में. और public is the keyword which is used to the particular. नाउ अभी तक जो भी हम लोग क्लास लिखे थे तो क्लास में मेंबर फंक्शन, क्योंकि डेटा को तो डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शन को दो तरह से हम इनिशियलाइज डिफाइन कर सकते हैं. यानी कि वी हैव टू प्रोविजन टू डिफाइन एनी क्लास मेंबर फंक्शन आइदर इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास. इनसाइड ऑफ द क्लास वी ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे थे. मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास. इट इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन, यू कैन से. यस सर. Whenever you are declaring and giving the definition of any member function inside the class,
that is the prototype declaration with definition. But there is another provision also through which we can declare the member function inside the class but defined outside of the class. Yes sir. We need syntax for this particular part. इसके लिए तो कोई सिंटेक्स का जरूरत नहीं है, जैसे क्लास रिटर्न टाइप फंक्शन पैरामीटर है जो भी है लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द रिटर्न टाइप, देन वी राइट द क्लास नेम, देन a scope resolution operator, then whatever function name we have, ठीक है ना। तो जो बॉडी आपको जो भी आपका फंक्शन को रखना है वो लिखेंगे। यहाँ पर जो लिखेंगे ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि क्लास इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, फंक्शन इज नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो दिस इज टोटली डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो बिफोर डिफिनिशन ऑफ दिस फंक्शन योर क्लास इज ऑलरेडी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, जैसे आप टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। नाउ डिक्लेयर करना मैंडेटरी है सर अंदर क्लास के? क्या क्लास के अंदर जो फंक्शन को बाहर डिफाइन कर रहे हैं उसको अंदर सर डिक्लेयर करना जरूरी है? बिना डिक्लेयर के वो आपका कंपाइलर समझेगा ही नहीं कि वो उसका मेंबर है क्लास का। हाँ suppose there is a class A and we just declared a protected, we just take the first we take the particular variable A, B, and then we just declare तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब ये आपका this one is what? This is the प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सर। विदाउट डेफिनेशन। तो अब यहाँ ये जब तक आप कंपाइलर को ये बताएंगे नहीं कि इन और आउट दो फंक्शन है, क्लास का पार्ट है, तब तक तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं ना। तो ये आपको प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा क्योंकि आप जब इसको डिफाइन आउटसाइड ऑफ द क्लास कर रहे हैं तो यहाँ तो आपका क्लास टर्मिनेट हो गया। अब ये चूंकि इन और आउट पब्लिक स्फीयर के अंदर लिखा हुआ है तो आप इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पब्लिक हटा देंगे तो ये डिक्लेरेशन सपोर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स टू एक्सेस और टू डिफाइन द पर्टिकुलर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास, दैट फंक्शन नीड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज हाईली कंसर्न। ये आपका कंसर्न में है। ऐसा हो सकता है कि पब्लिक हटाकर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट करके और फिर इसको आउटसाइड ऑफ क्लास यूज करने लगी है। तो उस केस में वी जस्ट चेक आउट कि व्हाट इज द एरर अकर और वार्निंग मैसेज वी विल गेट फॉर दैट। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। सबसे पहले यू हैव टू प्लेस आउट द रिटर्न टाइप। आफ्टर टेकिंग द रिटर्न टाइप यू हैव टू यूज द क्लास नेम, यानी कि वट एवर क्लास नेम यू हैव। तो व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इन फंक्शन? We are now going to define the particular in function. Then we place a scope resolution operator, or you can say a scope access operator also. ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ जैसे ही ये आप दिए तो आप देखिए एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही यहाँ दिए, यहाँ देखिए दो वेरिएबल और दो फंक्शन दिख रहा है ना। यस सर। इसका मतलब है कि ये दो वेरिएबल जो आप प्राइवेट डिक्लेयर किए हैं वो इस फंक्शन के थ्रू एक्सेसिबल है आउटसाइड द क्लास। लेकिन अगर इसको हम यहां से कमेंट कर दें, ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दिख रहा है, लेकिन अब यहां पर आपका एक्सेसिबल होगा कि नहीं, अब देखिए।
तो void a colon आपका जो है scope resolution operator, and then we just write the function in, and then we write whatever you want to write here, cout, ठीक है, enter, suppose enter 2 number, बोलिए बोलिए। ये सर यहाँ पे जो हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन यूज करें उसका बेनिफिट क्या होता है सर? मतलब आउटसाइड में हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं ये, या फिर कुछ और? हाँ हाँ हाँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बताए थे ना, ग्लोबल एक्सेसिंग के लिए यूज करते हैं। इसको बताया था ना कि ग्लोबल वेरिएबल को भी कॉल करने के लिए यूज करते हैं। यस सर। हाँ, तो ये आपका आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ एक और फंक्शन है ना, इसको टेस्ट करिए। सेमी कोलन छूट गया सर, हैं? सेमी कोलन छूट गया सर वहाँ। ये जैसे ही आप यहाँ देखिए, पहला void a in is private, just see the message, यस सर। a is private because your method, your function is also private, so there is no provision to change the particular operation, यानी कि तो we just declared it as a public. Once we declare it as a public, a equal to 12, b equal to 34, that is the outcome. So you have to, ऐसा ऐसा नहीं है कि आउटसाइड ऑफ द क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको किसी भी, अगेन यू कैन चेक इट अगेन फॉर protected also, because we just discussed that the protected act as a private whenever It is only accessible in the derived class sir. Only difference is that whenever we are using single class, only difference is that we have to mention protected sphere to declare any variable of, under which, otherwise अगर private अगर ले रहे हैं तो there is no need to write private access sphere to declare the variable under private access sphere. That is the only difference. So when you execute the same problem, you see the same problem occur. That means Yes, sir. both private and protected acts in a similar manner whenever we are handling single class. जब हम लोग सिंगल क्लास हैंडल करते हैं तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों एक ही जैसा काम करता है, लेकिन अब आगे जब हम इसको चेंज करेंगे, जब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, अदर क्लास अगर यूज करेंगे तो जस्ट सी, यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर किए हैं, डिक्लेयर करने के बाद ये सेक्शन अगर हम इनहेरिटेंस को कैसे सपोर्ट करता है, जस्ट सी, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड स्क्वायर, ठीक है, और ये जो फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन हम सपोज करो कि बी के लिए लिख रहे हैं, एक बी क्लास बनाते हैं, और बी क्लास जो है दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम दैट बी क्लास, यानी क्लास बी इज इनहेरिटेड पब्लिकली फ्रॉम क्लास ए। ये
we are declaring a variable c, एक वेरिएबल इसमें c डिक्लेयर कर देते हैं, एंड पब्लिक, अंडर पब्लिक एक्सेस we declare this two. Here we terminate this one. Now your derived class is B, and we just declare the function outside of that, define the function outside of the class. B क्लास के बाहर में डिफाइन कर रहे हैं इन फंक्शन एंड आउट फंक्शन, और चूंकि यहाँ एक सी ले हैं डेटा, तो सी डेटा को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सी डेटा को हम यूज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, हम c इक्वल टू a प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। c इक्वल टू a प्लस बी, और वी जस्ट यूज, यानी कि सम इक्वल टू c है। तो c को इक्वल टू के बाद स्पेस दे दीजिए सर। यस, इक्वल टू के बाद सर एक स्पेस दे दीजिए, दिखेगा ठीक से। नो, उससे क्या मतलब है? नहीं सर, मतलब फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहे थे सर। जैसे क्या इक्वल टू के ओवरराइट थोड़े कर देगा जी? नहीं सर, सट्टे में आता तो आप बोलते हैं ना कि सही से। ठीक है, कर देते हैं, आपको लगता है तो मैं कर देता हूँ। वो एक स्पेस क्रिएट कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो C चूंकि डिराइव क्लास का एक मेंबर, we just take one variable for C. Now see, now this protected member is supportive for this class B, because your protected member become publicly inherit कर रहे हैं, so this protected member become a private member of this class. So as like C, you are using C with the member function declared under public specifier, तो वैसे ही आप A और B को भी यूज कर सकते हैं इसके पब्लिक मेंबर फंक्शन में। अब ये पब्लिकली एक्सेस करेंगे, अब वही मोड हम लोग जब इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे तो वहां पढ़ेंगे, पब्लिक मोड हो, प्राइवेट मोड हो या प्रोटेक्टेड मोड, तीनों में से कोई भी इनहेरिटेंस में ये प्रोटेक्टेड आइदर प्राइवेट मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास बनता है या प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास बनता है। तो दोनों ही केस में आइदर प्रोटेक्टेड बने या प्राइवेट, डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब बी का डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ए का 12, 34, जैसे सी इधर पढ़ा है तो इधर भी बढ़ गया जी। अच्छा, इधर पहले ही से बढ़ा दिए थे, इसीलिए आप मेंटेन कर दिए, इधर दोनों तरफ आप लेफ्ट राइट अलाइनमेंट सही कर दिए। तो इधर सम इक्वल टू 46, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 34 एंड सम इक्वल टू 46। इसका मतलब है कि ये जो आपका प्रोटेक्टेड स्फीयर है ये मोर देन वन क्लास में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको कमेंट में डाल दें तो क्या प्राइवेट मेंबर सपोर्ट करता है, यही डिफरेंस है दोनों में। प्राइवेट मेंबर सपोर्ट नहीं करेगा, प्राइवेट एक्सेसिबल ही नहीं होगा सर। हाँ, प्राइवेट किसी तरह का इनहेरिटेंस में सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पब्लिक ये, अब अगर देखिए यहाँ पर अगर हम पब्लिक के जगह प्राइवेट मोड में भी इनहेरिटेंस करेंगे, प्राइवेट मोड में इनहेरिट करेंगे, तब भी ये सपोर्ट करेगा, यानी कि किसी भी मोड में इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा। प्राइवेट मोड में भी अगर हम यूज करेंगे तो विल गेट द आउटपुट। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड मोड में भी यूज करें, all the three mode of inheritance supported here, तो प्रोटेक्टेड में भी ये प्रोटेक्टेड मेंबर आपका सपोर्ट करेगा। That is the importance. I think you it is clear to you. Yes sir. What is the difference between protected and private, and Yes. whenever we are using single class, what is the role and responsibility fulfilled by this access file? Whenever we are using more than one classes, यानी कि that is the type of particular inheritance, तो यहाँ सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, एक सिंगल क्लास से एक क्लास डिराइव कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड का रोल। दैट्स व्हाई ये प्रोटेक्टेड स्फीयर जो है
मल्टीपल क्लास हैंडलिंग में आपको एक प्रिविलेज देता है कि देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर फंक्शन टू एक्सेस द वेरिएबल डिक्लेयर्ड अंडर प्रोटेक्टेड एक्सेसफायर. We directly access this variable outside of the class in the derived class as per our requirement. Clear? Yes, sir. Now you already have a concept of how the object is created for the class. तो like variable, जैसे यहाँ पर variable हम लोग data type ले लेते हैं int abc. तो data type is int and abc is the variable. Same way, class name is the data type and object name is the variable for that class. So whenever we are creating an object, so we have to create object by using class name as a data type and object name as a variable. तो वही चीज हम लोग करते हैं. क्लास नेम को, जो भी क्लास का नाम है उसको एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं, क्लास डेटा टाइप, और जो ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं. It is just like a variable declaration using built-in data type like int, float, character, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. Now to access the member of the class, जैसे आप स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, यूनियन के मेंबर को एक्सेस करते हैं, उसी तरह से to access the member of the class we need again the object name, communication operator and whatever member function we call want to access. तो क्लास का जो भी मेंबर फंक्शन है उसको बाय नेम आप कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम. तो ये सारे चीज को अभी हम लोग देखें. तो सिंपली अगर क्लास नेम आपका स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो क्लास नेम स्टूडेंट है और एस आपका ऑब्जेक्ट है, तो वी जस्ट एक्सेस द मेथड ऑफ द पर्टिकुलर क्लास इन वन एंड आउट थ्रू द ऑब्जेक्ट एस डॉट इन वन एस डॉट आउट. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बना हुआ है, ठीक है ना, बट यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना हुआ है, ठीक है ना. डोंट यूज कंस्ट्रक्टर, विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर इसको करना है आपको. तो जस्ट नोट इट डाउन. आई थिंक यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली स्विच किया हुआ ऑब्जेक्ट एंड एरेज. तो राइट अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिल. यू ऑलरेडी यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे. इफ कंट्रोल यूनिट कंजम्पशन इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड. तो इसके लिए हम लोग गोलैंड में भी प्रोग्राम लिखे हैं इसके लिए. यस सर, सेम प्रोग्राम. तो इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना, लेकिन क्लास यूज करना है यहाँ पर. यस सर, हो जाएगा सर. क्लास यूज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. जिस फंक्शन में आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना होगा उस फंक्शन में यूज कर लीजिएगा. सर हाँ, या जो यूनिट है सर वो 0 से 50 के लिए 200 फिक्स है, फिर 51 से 100 के लिए भी जो होगा सर 200 में प्लस जितना नंबर ऑफ यूनिट उठेगा. वहां पर 50 लिए थे, यहाँ पर 200 कर दिए. ये शहरी क्षेत्र होगा, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था. ओके सर. ये 200 रुपया फिक्स कर दिए. ये 50 यूनिट तक 200 रुपया सेट कर दिए हैं. और अगर 51 से ऊपर यानी 50 से ऊपर जाएगा तो ये 200 तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही. यस सर. 50 पर 5 और गुना कर दीजिए. अब अगर 51 से 100 में मान लेते हैं 75 यूनिट आपका कंजम्पशन है, तो हाँ, नेक्स्ट 25 यूनिट पर आपको 5 रुपया के हिसाब से लगेगा. यानी कि आपका बिल आना चाहिए 200 प्लस 125. और अगर 100 से ऊपर जाएगा तो ये 5 को गुना कर दीजिए, 250 हो जाएगा. 250 और 200 450 और प्लस जितना यूनिट 100 से ऊपर हुआ उस पर 6 रुपया पर यूनिट. यस सर. ये पूरा लगता है कि दिल्ली उली का है रेटिंग. ठीक है क्या सर? तो ये कर लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसको क्लास मॉड्यूल में यूज करना है बिना कोई कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को यूज किए हुए. नाउ क्लास में बेसिकली कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज करने से पहले वी जस्ट डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड एरेज. तो यहाँ पर ज्यादा कुछ हम लोग को डिस्कस नहीं करना है. बेसिक चीज क्या है, एरेज का कॉन्सेप्ट. ईच एंड एवरी स्टूडेंट यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज. तो whenever we have to handle more than one object, so because object is variable here, so why we are using array? Sir, to reduce the complexity, sir. हाँ, array is used to handle
more than one element having similar type, ठीक है ना, without using or avoiding the particular number of variable declaration. तो वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग एरे यूज करते हैं, एंड इट इज द कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स. तो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द एरे इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट is what? Object is also a variable. Yes sir, user defined Whenever variable. you are Yes, using sir. single object, that means in this classroom जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इस क्लास के, तो ऑल आर ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास. तो इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमको कोई क्लास के फीचर्स को एक्सेस करना होगा, तो वी नीड अ एरे एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एज एन एरे. तो ऑब्जेक्ट एज एन एरे अगर हमको लेना होगा, तो जैसे एरे डिक्लेरेशन करते हैं उसी तरह से ऑब्जेक्ट को वेरिएबल समझें अगर, तो ऑब्जेक्ट को भी एरे के जैसा डिक्लेयर कर सकते हैं. सेम थिंग एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट भी आप कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट भी आप पास कर सकते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एरे एज ए क्लास मेंबर अगर यूज करना होगा, तो हाउ यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर Array as a class object sir. हो जाएगा सर. तो लूप कंस्ट्रक्ट आपका कहाँ होगा? मेन में होगा. हाँ सर, मेन में इसको इन यहाँ करना पड़ेगा, मेन के लिए ऑब्जेक्ट. सपोज यहाँ पर हम 10 ऑब्जेक्ट के लिए जो काम एक ऑब्जेक्ट के लिए किए, वो अगर 10 ऑब्जेक्ट के लिए करना है, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, और I बराबर 0, int I I less than equal to 9 sir, I plus plus. तो यहाँ पर इसको छोटा ले लेते हैं 2. सर पहले तो इन ना करवाएंगे. अच्छा, 2 अलग अलग ले लिए हैं, ठीक है सर. एक बार अच्छा वैसे भी कर सकते हैं, इन करके Yes. फिर उसका प्रिंट भी कर सकते हैं. तो एक ही लूप के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि इनपुट खत्म, आउटपुट जनरेट. तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हम लोग सिंपली एक वेरिएबल यूज किए. अगर हमको कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज करना होगा, क्लास में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, तो उस केस में लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हैंडल करने के लिए भी हम एरे यूज कर सकते हैं. तो यू कैन राइट द प्रोग्राम एरे एज एन ऑब्जेक्ट. आप कर लेंगे आप यस सर. एरे एज ए क्लास मेंबर. सिंपली आप जैसे क्लास मेंबर लेते हैं, तो क्लास मेंबर में एरे आपका कैसे यूज होगा? जैसे आप नेम यूज करेंगे तो एरे ऑफ कैरेक्टर होगा, एड्रेस यूज करेंगे, नेम यूज करेंगे अगर क्लास का मेंबर यानी डेटा मेंबर के रूप में, तो यू कैन यूज एरे टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स. तो दैट इज द एरे एज ए क्लास मेंबर. एंड एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट एज लाइक इन सी. जैसे हम आर्गुमेंट के रूप में एरे पास करते थे, आप डेटा स्ट्रक्चर में भी किए,
ठीक है। तो फंक्शन के रूप में भी एरे को हम पास कर सकते हैं। तो दैट इज सिमिलर टू द पर्टिकुलर, यहाँ मेन ऑब्जेक्ट समझना है कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम पास करेंगे एज एन एरे। तो वो चीज नया था। बाकी तो एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट आप जो सी में किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो कॉल बाय वैल्यू से करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस से करेंगे, कॉल बाय पॉइंटर से पॉइंट। करेंगे, तीनों से कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर नया चीज क्या है कि देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन C++ which is not earlier in C, that is कंस्ट्रक्टर एंड स्पेशल डिस्ट्रक्टर। टाइप ऑफ फंक्शन। अभी तक जो हम लोग फंक्शन डिस्कस किए दैट इज द नॉर्मल फंक्शन, यानी नॉर्मल फंक्शन मेथड जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे यूज होता था वैसे यूज करते हैं। नाउ दिस द नेम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन C++ is the name of a special member function. So whenever we discuss constructor, that means there is some specific naming concept used for the particular constructor as well as destructor. So whatever class name you have, whenever you think about the constructor member function, first of all the name of that function must be the name of that class in which that function is declared and defined. So that basically give treatment to that particular function. Special treatment is given to the particular function because the name of the constructor declared inside the particular class remains same as the class name. Same thing for destructor also. Your destructor name is also similar to the class name in which that destructor is declared. Destructor is just used to destroy, ठीक है ना। constructor डीएलोकेट द मेमोरी सर। तो एलोकेशंस के लिए कंस्ट्रक्टर है, डी एलोकेशन के लिए डिस्ट्रक्टर है। दैट्स व्हाई जब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड या कंस्ट्रक्टर मस्ट बी ओवरलोडेड या कंस्ट्रक्टर में और मे नॉट बी ओवरलोडेड। आप ओवरलोड करना चाहें या नहीं, दोनों चीज हो सकता है। नहीं करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि करना ही है। तो कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग का फीचर है बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। So whenever you have several constructor in your program, then single destructor is sufficient to deallocate each and every constructor. जैसे सिंपली ऐसे समझिए कि 10 तल्ला मकान बनाए हुए हैं और नीचे से ग्राउंड फ्लोर को घसका दीजिए, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर को हटा दीजिए तो 10 तल्ला का 20 तल्ला मकान भी उसका बेस लेस हो जाएगा। तो सिंगल डिस्ट्रक्टर इज efficiently work to destroy the memory allocated by several constructors. As you know that whenever the overloading concept we have, the function overloading में we are using the same name of the function repeatedly on the basis of number of argument and data type. So here also whenever you are using different types of constructor in the same program, that gives you the concept of overloading.
जस्ट रिज्यूम। तो कंस्ट्रक्टर, अब बेसिकली देखिए कंस्ट्रक्टर से एक बेनिफिट क्या है कि ये ऑटोमेटिकली इंस्टेंसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही आपका जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक कर लेता है पर्टिकुलर। तो अब यहाँ जैसे इन और आउट फंक्शन हम लोग लिखे, तो वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन। सबसे पहला चेंजिंग तो ये हुआ कि इस तरह का फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चीज कि अगर हम एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो suppose int ab is the variable declared and under particular सिंपल अगर क्लास देखें जस्ट, सबसे पहला चीज कि a इज द क्लास नेम, तो जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो भी A से कंस्ट्रक्टर बनेगा। का नाम सेम होगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि देयर इज नो रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, एज पर जो हम लोग void या जो भी रिटर्न टाइप लिखते हैं किसी फंक्शन का, कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर, अब वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर जो भी इनिशियलाइजेशन वर्क हम लोग कर रहे थे वहां, वो सारा इनिशियलाइजेशन वर्क सर यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है सर, उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक के बजाय कुछ भी रख सकते हैं ना? क्या चीज? जो सर इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिकली है ना कंस्ट्रक्टर का, तो उसको सर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं ना? नहीं, नहीं। वो क्लास का फीचर है। आप कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन है, तो स्पेशल फंक्शन है, लेकिन दैट फंक्शन नीड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक स्पेसिफायर टू एक्सेस द मतलब टू एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो एक्सेशन आपका जो रूल फंक्शन का वही रहेगा, केवल इसका नेचर राइटिंग आपका जो है स्पेशल फंक्शन होने का, कि इसका नाम क्लास नेम से मैच करेगा और इनिशियलाइजेशन वर्क इसमें करेंगे। जैसे बैंक में आपका अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन करने के लिए वी नीड ओपन करने के लिए वी नीड अ बैलेंस अमाउंट, तो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट इन इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन वर्क इज शुड टेक प्लेस इनसाइड द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर, अब इनिशियलाइजेशन का मतलब नहीं है कि ए और बी को यहाँ असाइन करेंगे कोई वैल्यू तभी होगा। आप रन टाइम में भी यूजर इनपुट लेते हैं, दैट इज आल्सो इनिशियलाइजेशन। अब ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ, डिस्ट्रक्टर इज नॉट कंपल्सरीली यूज इन द पर्टिकुलर क्लास। अरे डिस्ट्रक्टर जो है वो नेसेसरी नहीं है कि आप डिस्ट्रक्टर को लिखिए ही। अगर नहीं भी लिखेंगे तो वंस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ओवर, देन ऑटोमेटिकली मेमोरी जो एलोकेट हुआ तो वो डी एलोकेट हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू, एक और चीज है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर में ही सब कुछ लिखना चाहते हैं तो सब कुछ आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल पार्ट जो है वो डिस्ट्रक्टर के थ्रू यूज हो, तो यू कैन ऑल्सो यूज डिस्ट्रक्टर फॉर आउटकम जनरेशन। तो जो आउटकम आप जैसे आउटपुट जनरेट कर रहे थे यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ये आउटकम जनरेट कर रहे थे, तो इसमें सी हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो ये आउटकम को हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर जैसे ही ये प्रिंट होगा हमको पता चल जाएगा कि मेमोरी डीएलोकेट हो चुका है। टेक प्लेस। तो डिस्ट्रक्टर में ओनली दिस टिल्ड साइन इज प्रीसीडेड विद द पर्टिकुलर फंक्शन नेम,
तो टिल्ड प्रीसीड करके फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमको इसके अंदर लिखना है वो लिखेंगे। डिफॉल्ट में जैसे आप कोई मैसेज पास करते हैं उसी तरह से डिस्ट्रक्टर में कोई मैसेज पासिंग करते हैं ताकि ये हमको एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर मिले कि योर डिस्ट्रक्टर इज वर्किंग ओवर देयर। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू यूज डिस्ट्रक्टर व्हेनेवर वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। दूसरा कि डिस्ट्रक्टर अगर बहुत सारा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम बहुत सारा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उतना ही डिस्ट्रक्टर भी यूज करेंगे, because the name of destructor is same to the class name, only change is what it is preceded with the tilde sign। तो tilde sign से preceded है तो एक भी डिस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं तो वो सारे कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि जो भी इनिशियलाइजेशन हुआ उसको ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ व्हेनेवर वी राइट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टर, जस्ट सी at the We will moment just you make use the object, constructor, sir. हाँ, only you have to declare the object, rest constructor automatically complete, यानी कि ऑटो इन्वोक कर लेगा वो। और लेकिन ये आपका क्या हुआ, अगेन यहाँ पर भी इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है। जावा में ज्यादातर आप एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी जो ए ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंशिएट हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन इंस्टेंशिएट हो जाएगा। तो अच्छा, सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं है। क्लियर सर यहाँ पे क्या बोल रहे थे ऑब्जेक्ट के बारे में? मतलब whenever you are using constructor member function, Yes, then sir. there is no need to call the particular constructor function through the object. So this one is the implicit calling of constructor function, but we can explicitly call also, explicitly भी आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। सपोज अगर हमको ये जावा में आप ज़्यादा करते हैं, obj1 बना देते हैं। obj1 में अगर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो obj this one is the explicit calling of the constructor function. So obj1 is the object equal to and this is the constructor name. So you can also call in this particular manner. Clear? Yes, sir. सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। इसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, वो ले लीजिए। सर स्क्रीनशॉट लेंगे ये सर।